Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Hello, can you hear me? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी क्या हाल है? ठीक है आप? कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रीसेंट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पहले वो डिस्कस कर लें। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड रीसेंट टॉपिक्स तो प्लीज पहले वो डिस्कस करेंगे। अगर नो क्वेश्चन तो नो लिख दिया करें। अगर नो क्वेश्चन है तो नो लिखा करें ताकि फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। मैंने कहा है कि अगर किसी तरह का कोई पॉइंट है तो ठीक है, अदरवाइज नो लिख दें ताकि फिर हम टॉपिक शुरू कर लें नेक्स्ट। चलें फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोग फॉरेन एक्सचेंज तक पहुंचे थे। फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैं जरा बुक ओपन कर लूं फिर हम शुरू करते हैं। If I'm not wrong,
तो हमने करेक्टिव मेजर्स फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने थे। क्यों जी, कोई एक स्टूडेंट माइक अनम्यूट कर ले। क्योंकि चैट जो है वो साइमल्टेनियसली यहाँ शो नहीं हो रही, नहीं तो फिर चैट कर लो। मैं कर लेता हूँ, चैट में रिप्लाई कर। जी बताएं। हमने कल जो टॉपिक किया था, मेरा जहां तक ख्याल है कि करेक्टिव मेजर्स तक हम पहुंचे थे आज। ऐसे ही आप देखें, आप लोग चैट में भी रिप्लाई नहीं करेंगे, आप वॉइस पे भी नहीं रिप्लाई करेंगे, तो फिर अजीब से लेक्चर होगा ना फिर। जी, क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह से अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकते हैं, हम अपना एडवर्सिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक तो प्रोटेक्शनिज्म होता है, स्टेट जो है वो अपने डायरेक्ट मेजर्स लेती है जिससे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज और इंपोर्ट डिस्करेज होती हैं। एक तो डायरेक्ट मेजर्स होते हैं हमारे, जिसमें मॉनेटरी मेजर्स भी और नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी मेजर में पहला है टैरिफ। टैरिफ कहते हैं टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स ऑन इंपोर्ट। अब आपको आइडिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स कब होता है? जब आपकी रिसीट्स ज्यादा और पेमेंट कम हो। रिसीट्स ज्यादा और पेमेंट्स कम हो, तो जाहिर बात है जब रिसीट ज्यादा और पेमेंट्स कम होंगी तो आपका बैलेंस पेमेंट तो एडवर्स होगा। बट पॉइंट इज, टैरिफ लगाने से क्या होगा? टैरिफ होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट पे टैक्स लगा देते हैं तो इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जब इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो आप फिर हमारे यहाँ वो चीजें खरीद नहीं पाते लोग। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इंपोर्ट डिस्करेज कर देते हैं। एक तरीका तो है टैरिफ का, लेकिन अगर टैरिफ लगाने के बावजूद लोग बाज ना आए, एक्सपेंसिव चीजें बाय करते रहें, ये एक्सक्यूज दें कि जनाब इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव तो होती हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी तो होती हैं, अच्छी क्वालिटी की भी तो होती हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट को एक और एक्शन लेना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कोटा, कोटा सिस्टम। यानी कि आप फिर कोटा फिक्स कर देते हैं। कोटा का मतलब ये होता है कि सपोज आपकी लोकल डिमांड है 100 गुड्स की, लोकल डिमांड है 100 गुड्स,
लोकल प्रोडक्शन है 60 गुड्स, तो आप देखेंगे शॉर्टेज कितना है, शॉर्टफॉल है 40 kg का, तो आप सिर्फ 40 kg का इंपोर्ट अलाउ करेंगे, आप 40 kg से ज्यादा इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, 40 kg से ज्यादा फिर आप अलाउ नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कोटा। तो कोटा तब एक्सरसाइज किया जाता है जब टैरिफ इनइफेक्टिव हो रहा हो, यानी कि टैरिफ इनइफेक्टिव हो जाए, टैरिफ आपका रोल प्ले ना कर रहा हो, तो फिर अल्टीमेटली आप कोटा पे जाते हैं। अब बैलेंस पेमेंट आपका खराब है तो वो सिर्फ इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि इंपोर्ट ज्यादा है, बल्कि इंपोर्ट कम भी है, एक्सपोर्ट भी कम है। एक तरफ अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है तो दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट भी कम है। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव हो, बेहतर हो, तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स को भी इम्प्रूव करें, एक्सपोर्ट्स को भी इनकरेज करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आखिर ये भी देखा जाना चाहिए कि लोग इंपोर्ट करते क्यों हैं, क्या वजह है इंपोर्ट करने की। तो उसकी एक वजह हो सकती है कि जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है ही ना। अब जैसे पेट्रोल है, हम पेट्रोल इंपोर्ट क्यों करते हैं? पेट्रोल इंपोर्ट करने की जो बुनियादी वजह है, पेट्रोल इंपोर्ट करने की जो बेसिक रीजन है, बुनियादी वजह है, वो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ना होना है। आप सीएनजी अपनी करें ना पूरी, अपने लोगों को सीएनजी प्रॉपरली प्रोवाइड करें ना, तो लोग क्यों करेंगे पेट्रोल इंपोर्ट? तो आप अगर चाहते हैं कि इंपोर्ट्स आपकी कम हो जाए तो आप उनके ऑल्टरनेटिव अपने कंट्री के अंदर पैदा करें, इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव्स पैदा करें। ये है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर में पहला है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, आप अपना एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करें। आप अपना एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करें, उसका क्या फायदा होता है? डेप्रिसिएशन करने से आपका जो रुपया होता है वो वीक हो जाता है, डॉलर एक्सपेंसिव हो जाता है। अब जब डॉलर एक्सपेंसिव होगा, डॉलर जब एक्सपेंसिव होगा तो हमारी जो गुड्स हैं वो दुनिया के लिए सस्ती हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट जो वो चीपर हो जाएंगी, और हमारे लिए जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो जब इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी और इंपोर्ट महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट डिबेटेबल है, याद रखें ये पॉइंट डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब होता है कि ये क्या बात हुई कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देंगे, अगर देखिए आप अपनी करेंसी की वैल्यू अगर कम कर देंगे तो इससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। फिर तो पाकिस्तान के केस में डॉलर 160 प्लस का हुआ है, फिर तो पाकिस्तान का बैलेंस पेमेंट ठीक हो जाना चाहिए था, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जानी चाहिए थी, इंपोर्ट आपकी कम हो जानी चाहिए थी। तो मसला क्या है डॉलर महंगा होने में? तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, इस पे आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लें कि जब आप एक्सपोर्ट अपना डेप्रिसिएशन करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं, तो उससे आपकी एक्सपोर्ट चीपर होकर प्रमोट हो जाएंगी, इनकरेज हो जाएंगी,
और इंपोर्ट एक्सपेंसिव होके डिस्करेज हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। इसके बाद डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन, अगर आप अपनी चीजें सस्ती करेंगे, अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, आपकी डोमेस्टिक चीजें सस्ती होंगी, लो प्राइस्ड होंगी, तो क्या होगा? हमारे लोग अपनी चीजें बाय करना चाहेंगे। प्रॉब्लम तो ये है, अनफॉर्चुनेटली असल में ना मसला पता क्या है, आप ऐसे कोई स्टूडेंट भी अनम्यूट नहीं करता ना। अगर वो अनम्यूट कर ले तो फिर मुझे आपकी चैट समझ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि चैट और बुक इकट्ठी नहीं ओपन होती। हाँ जी, इस तरह चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं जी आप? अच्छा जी, तो डिफ्लेशन देखिए ना, मसला क्या है, पाकिस्तान में गाड़ी बनती है मेहरान, अब तो खैर नहीं बनती, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बनती अब। मेहरान गाड़ी ब्रांड नहीं होती थी जी, 0 मीटर, 0 मीटर। और जापानीज रिकंडीशन 3-3 साल चली हुई गाड़ियां, वो पाकिस्तान में ज्यादा सेल हो रही थी मेहरान से। वजह क्या थी? मेहरान का रेट इतना हाई, कोई फीचर नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई रिलायबिलिटी नहीं, और प्राइस इतनी हाई रखी हुई थी, तो लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ियां परचेज कर रहे थे। इंपोर्टेड गाड़ियां परचेज कर रहे थे। तो अगर आप भाई अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग इंपोर्ट्स ना करें, इंपोर्टेड गुड्स परचेज ना करें, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस तो लो रखो। लोग कम से कम ये तो कर सकें कि अपनी चीजें परचेज करें। और आखिरी तरीका होता है एक्सचेंज कंट्रोल करना। आप एक्सचेंज कंट्रोल करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करें, स्टेट बैंक के थ्रू अपने रिजर्व्स को कंट्रोल करें। रिजर्व कंट्रोल करने से आपका ट्रेड के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये जो आप कहते हैं डॉलर 160 का हो गया, 150 का हो गया, 110 का हो गया, 100 का हो गया, 100, 150, ये एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹100, 150, 160, ये डिटर्मिन कौन करता है? ये डिटर्मिन कैसे होता है? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे चिकन का रेट तय होता है, ये ऐसे ही होता है जैसे पेट्रोल का रेट तय होता है, ये ऐसे ही होता है जैसा कि प्रॉपर्टी के रेट तय होते हैं। जैसा कि हर चीज की एक मार्केट होती है, इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज की भी एक मार्केट होती है, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसीज ट्रेड होती है, फॉरेन करेंसी ट्रेड होती है। तो जिस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिस कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है उसकी वैल्यू भी
कम हो जाती है। इसका मतलब किसी करेंसी के किसी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे तय होगा। मतलब पाकिस्तान यूएस के साथ अपना एक्सचेंज रेट देखता है तो 150 रुपए का सपोज $1 जो है 150 पाकिस्तान रुपीस के बराबर। अब अगर पाकिस्तान ने ज्यादा इंपोर्ट की है, पाकिस्तान ने ज्यादा चीजें बाहर से परचेज की हैं, तो पाकिस्तान को पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि उसको तो डॉलर चाहिए, उसे पाकिस्तान रुपये में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही नीड डॉलर्स। अब डॉलर हमारे पास है नहीं, तो या फिर डॉलर उधार ले लें आईएमएफ से, या फिर बाय कर लें इंटरनेशनल मार्केट से, कोई रिजर्व देकर, कोई गारंटी देकर, सिक्योरिटी देकर। फिर बाय कर लें। जब आप बाय करने जाएंगे डॉलर, तो डॉलर का रेट खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाए। इसका मतलब जितनी ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, आपका इंपोर्ट वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये फ्लो चार्ट देखें, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ यूके, एक तरफ डॉटेड लाइंस है और एक तरफ स्ट्रेट लाइंस है। जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है डॉटेड लाइंस, यूके से जब इंपोर्ट करता है डॉटेड लाइंस, तो पाकिस्तान को पाउंड चाहिए होते हैं। पाउंड चाहिए तो डिमांड फॉर पाउंड बढ़ जाएगी, और अगर स्ट्रेट लाइन एक्सपोर्ट्स, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, वो इंपोर्ट ज्यादा करेगा हमसे, तो हमारी रुपीस की डिमांड बढ़ेगी, हमारा रुपीस स्ट्रांग होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी प्राइस ज्यादा बेहतर होगी। ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको जिक्र किए हैं, कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी डिमांड उसकी एक्सपोर्ट के लिहाज से होती है, यानी जितनी ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट होंगी, दुनिया आपको पेमेंट करने के लिए उतना ही ज्यादा आपकी करेंसी परचेज करेगी। लेकिन इसके बदले अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो दुनिया की करेंसी आपको डिमांड करनी पड़ेगी, तो उसकी करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप दुनिया में जब ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करते वक्त आप दुनिया की करेंसी भी एक्सचेंज कर रहे हो, खाली चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही होती, शायद आप उस करेंसी की कोई एक्सचेंज करते हैं। यूके की पार्टी अगर पाकिस्तान को आगे चीजें सेल करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को पैसे पे करने के लिए उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एक्सचेंज रेट और रिलेटिव प्राइसेस, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सचेंज रेट एंड रिलेटिव प्राइसेस, जब आप दुनिया की करेंसी को ज्यादा बाय करेंगे, आप दुनिया की करेंसी को ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो आसानी से हमारी चीजें परचेज कर सकेंगे, क्योंकि हमारी चीजें उनके लिए सस्ती हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर डॉलर 100 रुपीज का था, 100 रुपए का डॉलर था, तो वो $1 लेकर आते थे तो 100 रुपए की शॉपिंग हो जाती थी। तो अब अगर डॉलर 150 का हो जाएगा तो वो $1 लेकर आएंगे, तो ज्यादा बाय कर पाएंगे या कम?
वॉइस पे रिप्लाई कीजिएगा, वॉइस पे। डॉलर जब 150 का हो जाएगा, नाउ दे कैन परचेज फ्रॉम मोर, परचेज फ्रॉम पाकिस्तान और लेस। देखें पिफा आईटी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, कैसी बात है, एक भी स्टूडेंट वॉइस पे रिप्लाई नहीं करता, कैसी बात है। चलें मैं खुद ही बता देता हूँ। जाहिर बात है कि अगर वो 100 रुपीज का डॉलर था तो डॉलर के अगेंस्ट 100 रुपीज की शॉपिंग होती थी। अब 150 का डॉलर है तो $1 के बदले 150 की शॉपिंग हो जाए करेगी, तो हमारी चीजें उनके लिए सस्ती हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी, इकोनॉमिकल हो जाएंगी, लो प्राइस हो जाएंगी। लेकिन हमारे लिए दुनिया की चीजें महंगी हो जाएंगी। पहले हम $1 के बदले $1 की शॉपिंग करने आते थे तो 100 रुपया लेके आना पड़ता था। 100 रुपीज पे करते थे तो $1 का की शॉपिंग होती थी। अब अगर $1 की शॉपिंग करनी है तो हमें 150 पे करना है, 150 रुपया पे करना है। इसका मतलब हमारे लिए दुनिया की चीजें एक्सपेंसिव हो गई, हमारे लिए दुनिया की चीजें महंगी हो गई। ओके, इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट चेंज होने से हमारी जो प्राइसेस होती हैं रिलेटिवली वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब डॉलर का रेट जब चेंज होता है, पाकिस्तान में जब आप टीवी पे देखते हैं या अखबार में सुनते हैं, पढ़ते हैं कहीं सॉरी, तो आप समझ जाया करें कि अगर डॉलर का रेट चेंज हो रहा है तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है वो भी रिलेटिवली चेंज हो रही है। तो डॉलर एक्सपेंसिव होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, डॉलर का महंगा होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ पड़ा हुआ है और इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स आपके कंट्री में हैं तो फिर अच्छा है। अब ये है वो डिबेटेबल पॉइंट कि पाकिस्तान को ये डॉलर का 150 होना सूट क्यों नहीं करता, क्योंकि ना तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है और ना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ना एक्सपोर्ट सरप्लस है और ना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें ज्यादा ही पे करना पड़ता है। तो वो फिर बैलेंस पेमेंट हमारा और खराब हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है। फंडामेंटल क्वेश्चन, हाउ द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये जरा आप तीनों पॉइंट सुनने वाले हैं, मौका बना हुआ है, चांस बना हुआ है, आपको करंट अफेयर भी समझ आ जाएंगे इसके साथ साथ। बाय द वे टॉपिक के साथ साथ एग्जाम के साथ साथ आपको जो करंट सिनेरियोज हैं डॉलर के एक्सचेंज रेट के, मैं कोशिश करूंगा साथ साथ वो भी समझा दिए जाए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक्सचेंज रेट को सेट करने के लिए। पहला काम तो ये है ऑब्जेक्टिव, सॉरी पहला तो कहता है कि रीजन क्या है, क्यों गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना होता है, क्यों कंट्रोल करना होता है, क्या जरूरत है गवर्नमेंट को पड़ी हुई है को एक्सचेंज रेट करे, छोड़े गवर्नमेंट ट्रेड खुद ही अपना एक्सचेंज रेट डिटरमिन कर लेगी।
गवर्नमेंट को क्या पड़ी हुई है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दो लोग हैं, दो अपराध हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए हेल्थ वाइज अच्छा है, बॉडी वाइज स्ट्रांग है, उसके सारे ऑर्गन स्ट्रांग हैं, फिजिकली फिट है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये वो, बाय ऑल मींस मिस्टर ए इज फिजिकली फिट पर्सन। और मिस्टर बी फिजिकली वीक है, कार्डियक इश्यूज भी हैं, लिवर भी प्रॉपर काम नहीं करता, लंग्स का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यू रहता है। तो अब बताइए डॉक्टर की किसको जरूरत है, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? ऑब्जर्वेशन की किसको जरूरत है, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? केयर की किसको जरूरत है, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? मिस्टर बी को, डेफिनेटली मिस्टर बी को। मिस्टर ए का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बॉडी ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट कर रही है। मिस्टर बी को मसला है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट नहीं कर रही। इसी तरह एक स्ट्रांग इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री और एक वीक इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कंट्री में फर्क होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना लिया हुआ, उनके ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी अपने छोटे मोटे मसाइल को, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली देखती रहती है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चूंकि सिस्टम नहीं होता, सिस्टम वीक होता है, ऑर्गन्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, एफबीआर के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स कलेक्शन के प्रॉब्लम है, टैक्स फंडिंग के प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पुलिस करप्ट है, इदारों स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर मसला है, सोशल इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फेयर नहीं है। तो जब इदारे वीक होंगे, ऑर्गन वीक होंगे, तो फिर ऐसी इकोनॉमीज को ऑब्जर्व करने की, लुक आफ्टर करने की, केयर करने की ज्यादा जरूरत होती है। तो वो कहता है वजह क्या है, क्यों एक्सचेंज रेट कंट्रोल किया जाता है? नंबर वन, टू स्टेबलाइज द करेंसी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके रखें ताकि ये जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन होती हैं, आए दिन डॉलर बढ़ने वाला है जी, खबरों में आना शुरू होता है और मिनिस्टर्स पहले ही कह देते हैं डॉलर 160 तक जाएगा जी। रूमर्स, स्पेकुलेशंस, सोशल मीडिया न्यूज, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ऑफ कैमरा इंटरव्यूज, इनफॉर्मल चिट चैट, फंक्शन में बैठ के चार दोस्तों के दौरान बैठ कर दिया, लग रहा है कि डॉलर महंगा होने वाला है, लग रहा है कि डॉलर कम होने वाला है। इस तरह की स्पेकुलेशन, इस तरह की रूमर्स के जरिए डॉलर का रेट चेंज करवा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये डॉलर का रेट चेंज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट डॉलर के रेट को खुद कंट्रोल करती है। To provide greater stability in order to encourage domestic firms to export more. ये एक पॉइंट है जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ये कहता है कि सर मैं चीजें प्रोड्यूस करता हूं, दैट टेक्स टाइम। अब चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, जब मैंने चीजें प्रोड्यूस करना शुरू की थी उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था, अब जब चीजें मुकम्मल होकर एक्सपोर्ट होने का टाइम आया तो डॉलर का रेट चेंज हो गया। तो मुझे अब ट्रस्ट नहीं रहा कि हमारा डॉलर स्टेबल रहेगा, इसलिए मैं प्रोडक्शन बंद कर रहा हूं। गवर्नमेंट को कहती है कि आप प्रोडक्शन बंद नहीं करें, आप काम करें। वो कहता है देखिए डॉलर का रेट चेंज होता है,
रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो जाती हैं तो लोग हमसे शॉपिंग ही नहीं करते, परचेज ही नहीं करते। या तो आप हमसे कमिटमेंट करें कि डॉलर का रेट चेंज नहीं होगा 6 माह तक, 3 माह तक, 5 माह तक, फिर हम उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जब हम हमें प्रोडक्शन की उसकी एक्सचेंज रेट की कमिटमेंट नहीं देंगे तो फिर हम किस बेस पे अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर छोड़ेंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट कहती है ओके हम आपसे डन करते हैं, हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम डॉलर का रेट स्टेबल करेंगे, हम डॉलर का रेट स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट डॉलर का रेट स्टेबलाइज करती है। एक और जो वजह समझ आती है कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल किया जाता है और टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और रिड्यूस इंपोर्ट। आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। अब कैसे? जब आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट सस्ती और इंपोर्ट महंगी हो जाती है। जब एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगी तो इंपोर्ट कम होंगी, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर होगा। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होगा कैसे? ये होता कैसे? आखिर कौन से हमारे पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनकी बेसिस पर हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। ये वही काम है जो पीटीआई गवर्नमेंट ने आते ही पहले 6 माह में किया था। क्या किया था? राइज कर दिया था इंटरेस्ट रेट, 17% पे इंटरेस्ट रेट। 17% पे जब आप इंटरेस्ट रेट ले गए, 17% पे जब इंटरेस्ट रेट चला गया तो लोगों ने ओवरसीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो डॉलर की सप्लाई पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। जब डॉलर की सप्लाई पाकिस्तान में आई तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। कैसे? जब सप्लाई और डिमांड में सप्लाई बढ़ती है तो जिसकी सप्लाई बढ़ेगी उसकी प्राइस कम होगी। तो बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है, बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि अगर आपने हाई इंटरेस्ट रेट किया हुआ तो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और ओवरसीज हमारे यहाँ आएगा पैसे लेकर। जो पैसा लेकर यहाँ आएगा ओवरसीज, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगी, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट हमारा बेहतर होगा। इंटरवेंशन परचेजिंग और सेलिंग ऑफ करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। डिमांड एंड सप्लाई जब डॉलर की चेंज होती है तो रेट चेंज होता है। तो स्टेट बैंक कर सकता है ना, स्टेट बैंक डॉलर परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। तो जो डॉलर सेल और परचेज किया जाएगा, जब डॉलर सेल परचेज किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल उसकी सप्लाई और डिमांड फर्क होगा। जब सप्लाई और डिमांड चेंज होगी तो एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। देखिए असल गेम है मार्केट फोर्सेस, असल गेम है डिमांड एंड सप्लाई। सारी चीज मैंने आपको शुरू में कहा था, इकोनॉमिक्स अगर सीखनी है
तो डिमांड एंड सप्लाई से सीखें। डिमांड और सप्लाई सीखेंगे तो इकोनॉमी समझ आएगी आपको। तो जब स्टेट बैंक बाय बैक करेगा, परचेज करेगा, डॉलर्स बाय कर लेगा, तो मार्केट में डॉलर का रेट ऊपर हो जाए, शॉर्टेज होगी, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। और जब सप्लाई करेगा तो डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, एडी के अंदर चेंजेस की जाए, एडी के अंदर तब्दीलियां की जाए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, एडी में चेंजेस की जाए, एडीज को बदला जाए। कैसे? लोगों पर टैक्सेस कम और ज्यादा करेंगे तो सी चेंज होगा, आई चेंज होगा। जब सी और आई चेंज होगा उससे ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल एडी चेंज होगा। जब एडी चेंज होगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज चेंज होंगी। ग्रेजुअली आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा देखिए जी, जब आप टैक्स लगाएंगे लोगों पर, कंजम्पशन चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप चेंज करेंगे। अब ये सारी जब कंपोनेंट चेंज होंगे तो एडी चेंज हो जाएगा ना। जब एडी चेंज हो जाएगा, आपको पता है जब एडी चेंज होगा तो मार्केट के अंदर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो जब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है तो प्राइसेस चेंज होती है, उसकी वजह से लोग ज्यादा बाइंग या कम बाइंग करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ना। C प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, लास्ट कॉम्पोनेंट है एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब जब एडी चेंज होगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन चेंज होगा, प्राइस लेवल चेंज होगा, जिससे डिमांड फॉर गुड्स चेंज होंगी, उससे आपका एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट थे जो बताए जा रहे थे कि किन किन तरीकों से आप अपना एक्सचेंज रेट चेंज कर सकते हैं। दुनिया में दो तरह के सिस्टम मौजूद हैं, दो तरह के सिस्टम मौजूद हैं, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली करेंसी की वैल्यू को एक खास लेवल पे मेंटेन करती है। गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्सचेंज रेट को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करती है, इसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसमें फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इंडिपेंडेंटली फ्रीली एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती हैं। डिमांड बढ़ जाए एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाए एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। अब वो कहता है कि फायदा क्या है जी फिक्स एक्सचेंज रेट का? एक्सचेंज रेट फिक्स होने का क्या फायदा है? नंबर वन, अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिटरमिन कर देती है, फिक्स कर देती है, तो फिर जो स्पेकुलेशन होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे फ्री ट्रेड का को प्रमोशन मिलती है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को आइडिया हो जाता है कि जो एक्सचेंज रेट है बार बार चेंज नहीं होगा, बार बार एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो वो ट्रेडर भी इंकरेज होते हैं। Forces government to follow responsible economic policy and focus on domestic inflation etc. जब आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने का, फिर गवर्नमेंट अपने चूंकि एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो टारगेट अचीव करने होते हैं ट्रेड के, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, उनको अचीव कर पाती है, क्योंकि कंट्रोल खुद कर रही होती है ना। लेकिन फ्री एक्सचेंज रेट का क्या फायदा? एक तो यह है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की जरूरत पेश नहीं आती। फिक्स एक्सचेंज रेट में तो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना होता है ना, इसलिए गवर्नमेंट को सारे काम छोड़ के
एक्सचेंज रेट पे तवज्जो देनी होती है, लेकिन फ्री का फायदा होता है कि गवर्नमेंट को भी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। में एक्ट ऑटोमेटिकली क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट होता है। Free is the policy instrument of the government to concentrate on the internal issues such as unemployment and inflation. गवर्नमेंट की जब ये आइडिया हो जाता है एक्सचेंज रेट अब हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, गवर्नमेंट फिर मुल्क के अंदर बाकी मामलात पे, डिफेंस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, ग्रोथ पे, इंटरनल इश्यूज पे, फॉरेन इश्यूज पे अपना फोकस मेंटेन कर पाती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं रहती। जी बताइए, समझ आ गई यहाँ तक पॉइंट? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए जी तमाम स्टूडेंट्स को? हेलो, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? चलो जी, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे डीवैल्यूएशन, नेक्स्ट वीक में डीवैल्यूएशन, और डीवैल्यूएशन के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट इंशाल्लाह चैप्टर हमारा 15 होगा, जो कि उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीक में सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। हमारा सिलेबस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अज़ीज वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।